बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूं एमटीएल और आप देख रहे हैं एमटीएल टीवी, मेरा यूट्यूब चैनल। अगर इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारे पैगाम आप तक मौसूल होते रहें। इसे आप शेयर कीजिए ताकि आपकी हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान ही के बारे में ज़्यादातर, और सबसे जो पहली हमारी खबर होगी वो होगी 190 मिलियन पाउंड का केस अल-कादिर ट्रस्ट का, जिस पर आज इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान की जमानत मंजूर कर दी और 10 लाख रुपए जेल में चलती जमा करने का हुक्म दे दिया। अब 190 मिलियन पाउंड, अरबों रुपए का ये केस था जो इमरान खान ने खा लिए थे पैसे। जिस तरह हमारे मुस्लिम लीग नून के लोग दावा कर रहे कि ये हो गया और हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था और इमरान खान खा गया, इमरान खान खा गया, इमरान खान खा गया। जबकि जो वाकिफीन हालात हैं, वाकिफीन हाल हैं, वो जानते हैं कि वो मलिक रियाज का पैसा था और किसी वजह से नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उसे रोका। उसके बाद वो वहाँ से क्लियर हुआ और उनके पर्सनल अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो गया। यानी इसमें दरमियान में एक दिन के लिए भी किसी दूसरे अकाउंट में नहीं गया, हाँ वो इमरान खान का ज़ाती अकाउंट हो या अल-कादिर यूनिवर्सिटी का अकाउंट हो या किसी और का XYZ का। फिर बहरहाल ये तो एक, जैसे वो हमारे काकड़ साहब कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान, ये चाय की प्याली में तूफान ही था कि खड़ा कर दिया गया। और चूंकि जो पीछे से लोग थे जिनके हाथ में उनकी डोरियां थी, जो चाहते थे कि जिस तरह 2017 में उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा दिलाई थी, अब इमरान खान को भी इबरत का निशान बना दिया गया है। नवाज शरीफ तो मुश्किल में फंस गए और इतनी बहादुरी और इस्तकामत के साथ मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल इमरान खान टकरा गए और उसका जो हालात आए अब सबके सामने है। दूसरी तरफ जो एक पाकिस्तान क्या इस्लामी दुनिया की तारीख का वाहिद अगर कहा जाए केस, जो गैर शरई निकाह का केस है, उसकी भी आज पेशी थी। तो लिटरली जो हमारे मानिका साहब के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो लिटरली आज फरार हो गए। यानी वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितना लंबा 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 होता चला जाए ये केस, लेकिन केस लंबा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देर तक इमरान खान को जेल में रखना चाहिए। अब इस तरह के सारे केसेस में जो चीजें हो रही हैं, फिर हम आ जाते हैं जजेस केस। जजेस पर दबाव है। अब वो तौहीन अदालत के भी केसेस बन चुके हैं, उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार पर जो दबाव था, उन्होंने एक और ख़त लिखकर अपने चीफ जस्टिस को मुत्तला किया कि जी मुझे इस तरह का दबाव दिया गया था कि जी आप ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इससे आप दूर रहें और आप हट जाएं इससे। हमारे यहाँ ये दबाव पड़ता है और जब उसके दिफा के लिए बहुत से लोग आ भी जाते हैं, बरसाती मेंढक भी आ जाते हैं। तो इस तरह के एक हमारे बरसाती मेंढक हैं जिनका नाम है फैसल वाडा। तो फैसल वाडा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जजेस पर भी तनकीद की, जजेस के हालात पर भी तनकीद की, और एक पॉइंट उन्होंने बड़ा रखा कि उनकी दोहरी शहरियत है बाबर सत्तार साहब की, और मुझे दिखाई जाए और फला किया जाए और यहाँ किया जाए और यूं किया जाए, वो कैसे फैसले कर सकते हैं। फैसल वाडा साहब, बात यह है आप बड़े समझदार आदमी हैं, जाहिर है आप जिस तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो तबका जो है वो एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रुस्वा हो गया। माफ़ी मांगने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें वो रुस्वा हो गया। अब आपको लॉन्च कर दिया गया है, यानी आपके साथ 2-3 लोग और भी हैं जिन्हें लॉन्च किया जा सकता है। बिल्कुल आप आइए। आपने आज बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स उठाए। आपने कहा जी जुडिशरी हमारी ये कर रही है, 45 साल बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। तो
बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कही कि 45 बरस के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला और भुट्टो साहब को सजा गलत दी गई थी। क्या आप उन लोगों को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे जो उन जजेस पर उस वक्त भी असरअंदाज हो रहे थे जैसा कि आज के जजेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं? क्या आप जनरल ज़ियाउल हक को गाली देंगे? जनरल ज़ियाउल हक पे तबर्रा भेजेंगे? नहीं भेज सकते आप। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर आप तबर्रा भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। इसलिए कि आप उस निज़ाम का हिस्सा हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो सिस्टम आओ खाओ राशन फ्री इस मुल्क में सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं। अब दुबई लीक्स की बात कर लें। दुबई लीक्स में पाकिस्तान के 17,000 से ज़्यादा लोगों के नाम आ, जिसमें कोई 11-12 अरब वो कह रहे हैं, लेकिन 18-19 अरब डॉलर की बात हो रही है कि पाकिस्तानियों की जायदाद है। यानी अगर 2 साल में 18-19 अरब डॉलर बाहर चला गया मुझसे, तो इस मुल्क में तो जाहिर है डॉलर की कमी होगी ही। और हमारे अरबपति लोग उसमें जनरल भी हैं, उसमें हमारे सियासतदान भी हैं, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें खुद फैसल वाडा साहब भी हैं। बिल्कुल ठीक है, आप अमीर आदमी हैं, बहुत अमीर आदमी हैं। और कहा तो ये जाता है, नाम तो आपका भी लिया जाता है कि वो एक गाड़ी जो चोरी हुई थी इंग्लैंड से, वो कराची में पकड़ी गई थी। कई करोड़ की गाड़ी थी जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव पर डिफेंस से बरामद किया गया था। उससे आपका ताल्लुक लोग जोड़ते हैं। तो क्या आपने कभी उसको क्लेरिफाई किया कि वो गाड़ी की डकैती और चोरी स्नैचिंग में आप शामिल नहीं थे? बहरहाल ये तो चीज़ें होती हैं, और वो जिस घर से बरामद हुई और जहाँ से बरामद हुई, ज़ाहिर है बड़े लोगों के घरों से बरामद हुई चीज़ें, और बड़े ही लोगों ने उसे केस को भी रुकवा दिया। लेकिन आप लोगों की गाड़ी, हम सिर्फ उस एक गाड़ी की बात कर लेते हैं कि जी ये हमारे यहाँ जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और हमारे जो दूसरे लोग हैं उनमें, और एक सियासतदान जिसे हम बहुत बुरा कहते हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी उसे गाली दे रहा होता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके असासे कल उसने अपने असासे बयान किए जब उसने अपना इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन फाइल किए पेपर्स, और उसने कुल अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की 3 करोड़ 2 लाख रुपए। ये याद रहे कि वो शख्स 2001 से 2014 तक गुजरात का वजीर आला रहा, और 2014 से आज तक तकरीबन 10 साल तक भारत का वजीर आजम है। ये उस निज़ाम की बात है, उस सिस्टम की बात है कि उनका सिस्टम कितना बेहतर चल रहा है, कि वो करप्शन भी अगर कोई करता है तो उस पर भी हाथ डाला जाता है। हमारे यहाँ तो 2 साल में हमारा आर्मी चीफ ही 40-50 अरब की प्रॉपर्टी बना के निकल लेता है, और फिर पाकिस्तान नहीं आता। और पाकिस्तान आता है, किसी शादी की तकरीब में जाता है तो जेब में कुरान रख के जाता है, कुरान मजीद होता है उसकी जेब में, तो कोई उससे सवाल करेगा तो वो पहले जवाब देने से पहले कुरान मजीद जेब से निकालेगा, और उसके बाद और हाथ रखेगा उस पर, और उसके बाद कसम खाएगा कि मैं इस कुरान की कसम खाता हूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं फलां नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इस मुल्क को तबाह करने वाले आप ही लोग हैं, और आप ही के कबील के लोग हैं जनरल बाजवा साहब। आप लोग और आपके कबील के लोग, फौज नहीं। वो लोग जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने मुल्क को छोड़ दिया कि कहीं भी कुछ भी हो उनकी जेबें भरनी चाहिए, उनकी औलादों को दौलत और जायदाद मिलनी चाहिए, ये मुल्क जाए भाड़ में। ये 18-19 अरब डॉलर तो सिर्फ दुबई की बात हुई है ना, ताकि दुनिया के और कौन कौन से ममालिक में गई, जैसे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पनामा में उनकी जायदादें निकली। आज तो बड़े पवित्र बनते हैं कि जी हमें तो पनामा में कोई सजा ही नहीं मिली, हमें तो अकामे पे सजा मिली। तो जनाब अली, उस पनामा की जो इंक्वायरी थी उसकी वॉल्यूम नंबर 10 जो है उसे खोला जाए। हम बयान मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उसका जो वॉल्यूम नंबर 10 है उसे खोला जाए, और उसमें से निकाला जाए उसमें कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिस पर इन सब के पर जलते। दूसरी तरफ सी पैक हम तबाह कर चुके, कल भी मैंने गुफ्तगू की थी कि सी पैक अब पैक हो चुका, क्योंकि गवादर की जगह चाबहार आ गया, और चाबहार ईरान ने एक्टिव कर दिया इंडिया के ताउन से, और ईरान अब उसे चाइना के साथ भी कर लेगा। पाकिस्तान
और पाकिस्तानी लोग अब ढोली बजाते रहेंगे कि सी पैक हमारा था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। हमारे इन वर्दी वालों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे इन अफसरों ने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।